नमस्कार। आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टेलीविज़न। इस पोएम को लिखा है रोआल्ड डहल ने और ये पोएम एक बड़े सार्कास्टिक वे में, एक बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में एक प्रॉब्लम को पेश करती है। हम सभी के घर में टेलीविज़न है और घरों में बच्चे टेलीविज़न के लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। टेलीविज़न अगर कोई उनका मान लीजिए कि कार्टून चल रहा है तो वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को यहाँ शो किया है पोइट ने। देखिए, बहुत अच्छी पोएम है, आपको पसंद भी आएगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण थिंग, चीज़ वी हैव लर्नड, जो हमने सीखी है। सो फार एज का मतलब जहाँ तक। चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, बच्चों का सवाल है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखी है है वो ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, नेवर नेवर नेवर। देखिए कैसे उसने एम्फेसाइज किया है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और उसने नेवर को कैपिटल लेटर्स में भी लिखा है। लेट देम नियर योर टेलीविज़न सेट, लेट देम, उनको झांकने देना, आने देना, नियर, पास, योर, अपने, टेलीविज़न सेट, अपने टेलीविज़न सेट के पास बच्चों को कभी मत आने देना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमने सीखी है। और या फिर बेटर स्टिल, इससे भी बेहतर ये होगा, जस्ट डोंट इंस्टॉल, के डोंट इंस्टॉल, लगाओ ही मत। इंस्टॉल मीन्स लगाना, फिट करना, लाकर रखना, तो लगाओ ही मत। दैट इडियट वॉक्स, दैट इडियट थिंग, इडियटिक यानी बेवकूफ़ी से भरी हुई, थिंग, चीज़, एट ऑल, बिल्कुल भी। इस बेवकूफ़ी से भरी हुई चीज़ को बिल्कुल ही मत लगाओ लाकर। वैसे भी टेलीविज़न को इडियट बॉक्स बोलते हैं ना, तो पोइट कहता है कि इस इडियट बॉक्स के पास अपने बच्चों को मत आने दीजिए, और बेहतर यही होगा कि इसको घर में लगाइए ही मत, क्योंकि यदि घर में चीज़ होगी तो बच्चे देखेंगे, इसलिए इसको घर में मत लगाइए। ये एक एडवाइस है पोइट की अब पेरेंट्स के लिए। अब वो ऐसी एडवाइस क्यों दे रहा है टीवी को लेकर? टीवी तो लगभग हर घर की ज़रूरत बन चुका है, तो इस टीवी को लेकर ऐसी एडवाइस क्यों दे रहा है कि आप उसे अपने घर में मत लगाइए? इसका कारण आपको अभी समझ में आएगा। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव सीन, इन ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी हाउस, प्रत्येक घर में, वी हैव सीन, हमने देखा है, लगभग प्रत्येक घर में हमने देखा है। वी हैव बीन, अच्छा सीन नहीं है, वी हैव बीन मतलब जहाँ हम गए हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, यानी हर घर में जहाँ हम गए हैं। वी हैव वॉच्ड, हमने देखा है। देम, उनको, यानी कि बच्चों को। गैपिंग, गैपिंग यानी आंखें फाड़े हुए या फिर मुंह फाड़े हुए। गैप वही होता है, मतलब कोई चीज़ खुली हुई तो आंखें फाड़े हुए या मुंह फाड़े हुए। एट द स्क्रीन, यानी टीवी स्क्रीन की तरफ, पर्दे की तरफ, पर्दे की तरफ मुंह फाड़े हुए, आंखें फाड़े हुए हमने बच्चों को देखा है। दे, वे, यानी कि बच्चे। लॉल, लेटे रहते हैं। एंड स्लोप, और पड़े रहते हैं। एंड लाउंज, और आलस फैलाते रहते हैं। अबाउट, चारों ओर, यानी टीवी चल रहा है, इधर लेटे हैं, उल्टे लेटे हैं, सीधे लेटे हैं, आड़े पड़े हैं, तिरछे पड़े हैं, चारों तरफ आलस फैलाए रहते हैं। एंड स्टेयर, और घूरते रहते हैं। स्टेयर मीन्स घूरना। अनटिल, जब तक कि देयर आइज, उनकी आंखें, पॉप आउट, बाहर निकलकर ना गिर पड़े। अब ये आइज पॉप आउट, आंखें बाहर निकलकर ना गिर पड़े, ये एक एग्जेजरेशन है, हाइपरबल है, फिगर ऑफ स्पीच। हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात बाद में करेंगे एक साथ, पहले पूरी पोएम पढ़ लेते हैं। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन समवंस प्लेस, इन समवंस प्लेस यानी किसी के घर में। वी सॉ, हमने देखा, और डजन, एक दर्जन, आई बॉल्स, आँखों
के जो गोले हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़े हुए। अब फिर से देखिए कितना बड़ा एग्जेजरेशन है। हमने आँखों के 1 दर्जन गोले फर्श पर पड़े हुए देखे। पिछले सप्ताह किसी के घर गए थे, वहाँ पर 1 दर्जन आँखों के गोले फर्श पर पड़े हुए थे। दे सिट, वो बैठे रहते हैं, एंड स्टेयर और घूरते रहते हैं, एंड स्टेयर और घूरते रहते हैं, एंड सिट और बैठे रहते हैं। देखिए रिपीटेशन है और अनाफ हो रहा है। एक बार बाद में बात करेंगे हम सारी लिटरेरी डिवाइसेस की, लेकिन वो क्योंकि साथ में दिखता है तो फिर मुझे बताए बिना नहीं रह जा सकता मुझसे। लेकिन एक बार फाइनली लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे। अभी मीनिंग देख लीजिए। दे सिट, वो बैठते हैं, एंड स्टेयर और घूरते हैं, एंड स्टेयर और घूरते हैं, एंड सिट और बैठते हैं, बैठे रहते हैं। बार बार रिपीटेशन है। वो एक तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है इस बात को कि वो देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, घूरते रहते हैं, बैठे रहते हैं। अनटिल, जब तक कि दे आर, वो होते हैं हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड यानी मंत्रमुग्ध, या कहिए कि बिल्कुल उसके वश में हो जाते हैं। जैसे जैसे टीवी चलता है, जैसे जैसे वो बोलता है, जैसे जैसे डायलॉग्स होते हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार चलने लगते हैं। जब कोई आपको हिप्नोटाइज कर लेता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना। तो ऐसे ही ये बच्चे हैं जो टीवी को इतना घूरते हैं कि बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते हैं उससे, उसके वश में हो जाते हैं। अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, अनटिल, जब तक कि दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक। वो एब्सोल्युटली मीन्स पूरी तरह, ड्रंक मतलब जब कोई शराब पी लेता है, नशे में हो जाता है, तो इन बच्चों पर क्या है, टीवी का नशा चढ़ जाता है, जब तक कि पूरी तरह वो नशे में नहीं हो जाते हैं। विद ऑल दैट शॉकिंग घास्टली जंक, और ये नशा किस चीज़ का होता है? ऑल दैट, वो सारा, शॉकिंग चौंकाने वाला, घास्टली भयानक, जंक होता है कबाड़। यानी टीवी पर जो कबाड़ दिखाया जा रहा है, वो जो चौंकाने वाला और भयानक कबाड़ दिखाया जा रहा है, जब तक कि वो उसको पूरी तरह उसके नशे में नहीं आ जाते तब तक वो घूरते रहते हैं। ओ यस, अरे हाँ, वी नो, हम जानते हैं। इट कीप्स देम स्टिल, इट कीप्स ये रखता है, यानी कि टीवी, टेलीविज़न रखता है, देम उनको, बच्चों को, स्टिल शांत। अब क्योंकि पेरेंट्स तो कहेंगे ना कि भाई हमने टीवी क्यों लगा रखा है, क्योंकि इससे बच्चे शांत रहते हैं। तो मान रहा है इस बात को पोएट कि हाँ, ओ यस, अरे हाँ, वी नो, हमें मालूम है, इट कीप्स, टेलीविज़न रखता है, देम बच्चों को, उनको, स्टिल शांत। दे डोंट क्लाइम, दे डोंट क्लाइम, वो नहीं चढ़ते, आउट द विंडो, खिड़की पर, विंडो सिल, जो खिड़की के नीचे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर पैर रख के बच्चे चढ़ जाते हैं खिड़की पर, उसको सिल बोलते हैं। तो हाँ, वो खिड़की के सिल पर नहीं चढ़ते, खिड़की की चौखट पर नहीं चढ़ते। दे नेवर फाइट, वो कभी नहीं लड़ते, और किक, ना लात मारते हैं, और पंच, ना घूंसा मारते हैं। अब ऐसे तो अगर आप टीवी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बच्चे आपस में कितना लड़ते हैं, एक दूसरे को लाते मारेंगे, घूंसे मारेंगे, लेकिन जितनी देर टीवी चलेगा बड़े प्यार से देखेंगे टीवी। तो ये बात पोइट मान रहा है कि दे नेवर फाइट और किक और पंच, कि वो कभी नहीं लड़ते, कभी लाते नहीं मारते, कभी घूंसे नहीं मारते। दे लीव यू, वो छोड़ देते हैं, बच्चे आपको छोड़ देते हैं, फ्री, आज़ाद, टू कुक, यानी भोजन पकाने के लिए, द लंच, यानी आपका जो लंच है, दोपहर का भोजन है, उसको पकाने के लिए आपको आज़ाद छोड़ देते हैं। वरना तो बच्चों का सारा टाइम आपको न्याय करना पड़ता है, इसने ये किया, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, तो सारा टाइम आपको न्याय करना पड़ता है। लेकिन अगर टीवी देख रहे हैं तो आप आज़ाद हैं अपना भोजन पकाने के लिए। माएँ मेरी तरह बिल्कुल आज़ाद है हो जाती हैं भोजन पकाने के लिए, वरना माँओं की मजबूरी है ना कि बच्चों का न्याय करना पड़ता है। तो इस बात को भी पोइट मान रहा है कि वो आपको आज़ाद छोड़ देते हैं लंच पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। एंड वॉश द डिशेस, और वॉश धोने के लिए, डिशेस बर्तन, इन द सिंक, सिंक वो जगह होती है किचन में जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं। तो सिंक में बर्तन धोने के लिए आपको बच्चे आज़ाद छोड़ देते हैं जब वो टीवी देख रहे होते हैं। बट लेकिन, डिड यू एवर स्टॉप, क्या कभी आपने बैठकर, टू थिंक मीन सोचना, यानी कभी आप रुके सोचने के लिए, या कभी आपने बैठकर विचार किया इस बात पर। टू वंडर,
वंडर का मतलब भी यहाँ पर सोचना ही है। वैसे वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना, लेकिन यहाँ पर है टू थिंक और उसी अर्थ में यूज हुआ है यहाँ पर टू वंडर। ये सोचने के लिए जस्ट एग्जैक्टली के ठीक ठीक कितना, क्या, वॉट दिस डज टू योर बिलवेड डॉट। वॉट मीन्स क्या, दिस यानी कि टीवी, ये टीवी डज करता है, टू योर आपके बिलवेड प्यारे टॉट बच्चे के साथ, टॉट मीन्स बच्चा, यानी आपके प्यारे बच्चे के साथ, सॉरी आपके प्यारे बच्चे के साथ ये टीवी क्या करता है। क्या कभी ये सोचने के लिए आप रुके? बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली वॉट दिस डज टू योर बिलवेड टॉट। यानी कभी आप रुके, कभी आपने बैठकर सोचा कि ये क्या करता है अपने आपके प्यारे बच्चे के साथ। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड। इट रॉट्स ये सड़ा देता है, ख़त्म कर देता है, द सेंस यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस को, इन द हेड सिर में, यानी बच्चों के खोपड़ी के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको रॉट कर देता है, उसको सड़ा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इट किल्स ये मार डालता है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना को, डेड मतलब मृत कर देता है, ये मार कर कल्पना को मृत कर देता है। इट क्लॉग्स ये जकड़ देता है, ये बंद कर देता है, ये चोक कर देता है। एंड क्लटर्स अप और भर डालता है द माइंड दिमाग को। आप देख रहे होंगे कि सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये लाइंस, लगभग 9 लाइंस हैं ये जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, और ये एक एम्फेसिस देने के लिए, एक जोर देने के लिए अपनी बात पर पोइट ये डिवाइस यूज़ कर रहा है कि कैपिटल में लिखी हुई चीज़ को आप ध्यान से देखते हैं ना कि आखिर कैपिटल में क्यों लिखा है, तो देखिए वो जोर दे रहा है इस बात पर। इट क्लॉग्स ये जकड़ देता है, चोक कर देता है। एंड क्लटर्स अप और भर डालता है द माइंड दिमाग को। इट मेक्स ये बना देता है अ चाइल्ड एक बच्चे को, सो डल इतना बेवकूफ़, एंड ब्लाइंड और अंधा, ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो नो लॉन्गर मीन्स अब, अंडरस्टैंड समझ पाता है, और कैन मतलब सकना, तो वो अब नहीं समझ सकता है। जब वो टीवी देखने का आदी हो जाता है तो बच्चा नहीं समझ सकता है अ फैंटेसी अ फेयरी लैंड। फैंटेसी होती है एक कल्पना, एक विचित्र कल्पना, फेयरी लैंड परियों का देश। देखिए जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप फैंटेसी होती है आपके दिमाग में, एक कल्पना होती है, और फेयरी लैंड को आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा परियों का देश, ऐसा होगा, ऐसे फ्लावर्स होंगे, ऐसे नदी बहती होगी। लेकिन टीवी में क्या है कि आपके सामने तस्वीर होती है, वहाँ इमेजिनेशन के लिए स्कोप नहीं होता। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपके सामने तस्वीर नहीं है, तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाते हैं, आप इमेजिन करते हैं। अभी क्या है, हम लोग जब पढ़ते थे तो स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स हमारे सिलेबस में थी कहानी, तो स्नो वाइट कैसी होगी, वो 7 ड्वार्फ्स कैसे होंगे, वो जिस जंगल में गई होगी वहाँ पर छोटा सा एक वो ड्वार्फ्स का घर होगा, वो कैसा होगा, तो ये हम लोग इमेजिन करते थे। लेकिन अभी तो बच्चे टीवी में देखते हैं और टीवी में दिया हुआ होता है कि ऐसा घर है, ऐसे ड्वार्फ्स हैं, ऐसे स्नो वाइट है। तो जो चीज़ें पहले इमेजिन करते थे बच्चे वो अब इमेजिन नहीं कर पाते, तो इमेजिनेशन का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। पोइट इस बात को एम्फेसाइज करना चाह रहा है। हिज ब्रेन बिकम्स, हिज ब्रेन बच्चे का जो दिमाग है, बिकम्स बन जाता है, एज सॉफ्ट इतना मुलायम, एज चीज़ जैसे कि चीज़ होती है, आप खाते हैं ना चीज़ी पिज़्ज़ा खाते हैं, चीज़ी बर्गर खाते हैं, तो बड़ी सॉफ्ट होती है चीज़, तो इतना सॉफ्ट होता है जैसे कि चीज़ हो है टीवी देख देख कर, यानी दिमाग पिघल जाता है एक तरीके से। हिज पार्ट्स ऑफ थिंकिंग, हिज पार्ट्स उसकी जो शक्तियां हैं, ऑफ थिंकिंग सोचने की, रस्ट, रस्ट मतलब जंग लग जाता है। जब किसी चीज़ से आप काम नहीं लेते ना तो उसको जंग लग जाता है। आपके घर में आपकी साइकिल हो, उसको रखा रहने दीजिए आप 6 महीने, बिल्कुल मत चलाइए, देखिएगा उसमें जंग लग जाएगा। तो अब क्योंकि
पावर ऑफ थिंकिंग, उससे कोई काम ही नहीं लेते बच्चे। सामने टीवी है, उसको देख रहे हैं, वहाँ सोचने की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही। तो पावर्स ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की शक्तियाँ हैं, उनको रस्ट, जंग लग जाता है, क्योंकि उनका यूज़ नहीं होता। एंड फ्रीज, और वो शक्तियाँ जम जाती हैं, और जब कोई चीज़ जम जाती है मतलब वो इनएक्टिव हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। ही कैन नॉट थिंक, वो नहीं सोच पाता। ही ओनली सीज, वो केवल देखता है। वो एक काम करता है, बस देखने का, सोचने का काम नहीं करता। ऑल राइट, ठीक है, यू विल क्राई, आप चिल्लाओगे। ऑल राइट, ठीक है, यू विल से, आप कहोगे। अब पोइट बात कर रहा है पेरेंट्स की। पेरेंट्स कहेंगे, पेरेंट्स चिल्लाएंगे, क्या कहेंगे पेरेंट्स? बट, लेकिन, इफ वी टेक द सेट अवे, इफ वी टेक द सेट अवे, यदि हम टीवी को हटा दें। टेक अवे मीन्स हटा देना, द सेट मतलब टीवी सेट। तो यदि हम टीवी सेट को हटा दें, वॉट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? टू एंटरटेन, मनोरंजन करने के लिए, आर डार्लिंग चिल्ड्रन, हमारे प्यारे बच्चों का। अगर हम टीवी सेट को हटा दें तो हम अपने प्यारे बच्चों का मनोरंजन करने के लिए क्या करें? प्लीज़ एक्सप्लेन, कृपया विस्तार से बताइए। अब पोइट पेरेंट्स के बिहाफ पर बोल रहा है कि जब मैं आपसे ये कहूँगा कि टीवी हटा दो, तो आप मुझसे पूछोगे कि भाई बच्चों का मनोरंजन कैसे करें, हमारे लाडले बच्चे हैं, हम इनका मनोरंजन करने के लिए क्या करें? We will answer this by asking you, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हम एक प्रश्न पूछ कर ही देंगे। We will answer, हम उत्तर देंगे, this, इसका, आपके इस सवाल का, by asking you, आपसे ये पूछ कर। What used the darling ones to do? What used the darling ones? यानी जो प्यारे बच्चे हैं वो क्या किया करते थे? Used to do का मतलब किया करते थे। What, क्या? प्यारे बच्चे क्या किया करते थे? How used they keep themselves contented? How, कैसे? Used they keep themselves contented? दे, वे, कीप, रखते थे, themselves, अपने आप को, contented, संतुष्ट, यानी वो अपने आप को संतुष्ट कैसे रखा करते थे? बिफोर, पहले, दिस मॉन्स्टर, ये राक्षस, वॉज इन्वेंटेड, इसका आविष्कार हुआ था। यानी मॉन्स्टर बोला उसने टीवी सेट को। जब इस राक्षस का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले बच्चे क्या किया करते थे? कैसे अपने आप मनोरंजन करते थे? कैसे अपने आप को खुश रहते थे? भैया गिल्ली डंडा खेलते थे, टोक डंडा खेलते थे। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हो? डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता? वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम इसको कहेंगे बहुत ज़ोर से और धीरे धीरे, यानी स्पीड हमारी कहने की कम होगी, लेकिन हम बहुत ज़ोर से कहेंगे इस बात को कि टीवी का आविष्कार होने से पहले वो क्या करते थे? क्या करते थे भाई? दे यूज टू रीड, वो पढ़ा करते थे। दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड। देखिए तो कितनी बार रिपीट किया, कितना एम्फेसाइज किया। भैया इनके यहाँ पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ तो बच्चे टोक डंडा खेलते थे जब तक टीवी नहीं था। तो अब रोआल्ड डेल कहता है कि बच्चे खेलते, पढ़ते थे और पढ़ते थे। एंड देन प्रोसीड टू रीड, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, आगे और पढ़ते थे, सम मोर, कुछ और ज़्यादा, यानी बच्चे पढ़ते ही रहते थे। ग्रेट स्कॉट गैट्जोक्स, तो इसमें जो स्कॉट है वो तो एक ऑथर है, ग्रेट स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट, और गैट्जोक्स ये एक एक्सक्लेमेशन है, जैसे कि हम बोलते हैं अलास, ओह, ऐसे ही ये एक एक्सक्लेमेशन है गैट्जोक्स। और इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ जगह है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में है, गॉड्स हुक्स, यानी जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तो उसमें नेल्स, जो कीलें लगाई गई थी, तो वो गॉड्स हुक्स हो गए। तो ये उसकी कसम है, जैसे भगवान की कसम खाई जाती है, तो एक तरीके से वो एक कसम है और एक एक्सक्लेमेशन है। वन हाफ, आधा,
देयर लाइव्स, उनका जीवन यानी उनके जीवन में से आधा समय वॉज होता था रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का। यानी कि 24 घंटे हैं तो 24 में से 12 घंटे वो किताबें पढ़ने में बिताते थे। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड बुक्स गैलोर। द नर्सरी शेल्व्स, नर्सरी की शेल्व्स होती हैं अलमारियाँ, यानी जब वो नर्सरी में होते थे, छोटी क्लासेस में होते थे, तो उनकी अलमारियाँ हेल्ड रखती थीं बुक्स, किताबें, गैलोर, गैलोर मतलब इन एबंडेंस, बहुतायत में। यानी उनकी नर्सरी की अलमारियों में खूब सारी किताबें होती थीं, ढेर सारी किताबें होती थीं। बुक्स, किताबें, क्लटर्ड अप, फैली हुई, इकट्ठी, ढेर लगी हुई। द नर्सरी फ्लोर, उनकी नर्सरी के फर्श पर, यानी नर्सरी में वो पढ़ते थे तो उनके कमरों में फर्श पर किताबों के ढेर लगे होते थे। एंड इन द बेडरूम, और उनके बेडरूम में किताबों के ढेर लगे होते थे, शयन कक्ष में उनके में किताबों के ढेर होते थे। बाय द बेड, बिस्तर पर उनके ढेर लगे होते थे। मोर बुक्स, और किताबें, वर वेटिंग, इंतज़ार कर रही होती थी, टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए। सच, ऐसा, वंडरस, आश्चर्यजनक, फाइन, बढ़िया, फैंटास्टिक, अद्भुत, टेल्स, कहानियाँ, ऑफ ड्रैगन्स, बड़े बड़े सांपों की, जिप्सीज, जिप्सी कौन होते हैं? बड़े घुमंतू लोग होते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कहीं भी घूम लिए, कहीं भी रह लिए, कहीं भी रुक लिए, तो वो जिप्सीज होते हैं। एक कल्चर चला था बीच में, जिप्सी कल्चर, तो वो चिलम पीते रहते थे, गांजा पीते रहते थे और कहीं भी घूमते रहते थे, तो वो जिप्सीज, उनकी कहानियाँ, क्वींस, रानियों की कहानियाँ, एंड वेल्स, और वेल बहुत बड़ी मछली होती है, उनकी कहानियाँ। एंड ट्रेजर आइल्स, ट्रेजर खजाना, आइल्स द्वीप, तो ऐसे द्वीप जिन पर खजाना गढ़ा हुआ था। ऐसे आपने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे होंगे, आपकी बच्चों के बहुत सारे कार्टून्स भी हैं, बच्चों की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनमें कि किसी आइलैंड पर ट्रेजर होता है, लोग उसकी खोज में जाते हैं। ट्रेजर आइलैंड नाम से एक बुक भी है, बहुत फेमस है, पढ़िएगा। एंड डिस्टेंट शोर्स, डिस्टेंट दूर स्थित, शोर्स किनारे, समुद्र के किनारे, उनकी कहानियाँ। वेयर, जहाँ, स्मगलर्स, स्मगलर जो लोग बिना टैक्स दिए बिजनेस करते हैं, चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, वो स्मगलर्स कहलाते हैं। रोड, रोड का मतलब होता है नाव चलाना या शिप को चलाना, तो नाव ही है यहाँ पर, बोट, रोड यानी नाव चलाते थे। विद मफल्ड ओर्स, किसके साथ? और वो एक लॉग, एक लट्ठा सा होता है जिस पे आगे एक ब्लेड लगा होता है, जो पानी को पीछे फेंकता है तब नाव आगे बढ़ती है, तो उसको ओर बोलते हैं, जिससे नाव खेई जाती है। हिंदी में चप्पू बोलते हैं, उनको चलाते हैं तब नाव आगे बढ़ती है। मफल्ड यानी जिन पर पे के कपड़ा बंधा हुआ, मफलर होता है, आप बांधते हैं सर्दियों में, तो मफल्ड अब हाथों से चलाया जाता है उन ओर्स को, चप्पुओं को, तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, तो हाथों में छाले ना पड़े इसके लिए उन पर कपड़ा बांध दिया जाता है, तो उसको पोइट ने कहा है मफल्ड ओर्स, यानी ऐसे चप्पू जिन पर के कपड़ा बंधा हुआ है, उनसे नाव चलाते हैं। वेयर स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स। एंड पायरेट्स, पायरेट्स समुद्री डाकू होते हैं। वियरिंग, जो कि पहने होते थे पर्पल, बैंगनी कलर के पैंट्स, पैंट यानी कि पजामे। एंड सेलिंग शिप्स, और चलते हुए, सेलिंग चलते हुए, यात्रा करते हुए, समुद्र की यात्रा करते हुए, शिप्स पानी के जहाज। एंड एलिफेंट्स, और हाथी। एंड कैनिबाल्स, मतलब इन सब चीज़ों की कहानियाँ होती थीं। एंड कैनिबाल्स, कैनिबाल्स वो जो इंसानों को खाने वाले नरभक्षी लोग। क्राउचिंग, बैठे हुए, उकड़ू बैठते हैं तो उसको क्राउचिंग बोलते हैं। राउंड द पॉट, राउंड चारों ओर, द पॉट उस बर्तन के जिसमें कि भोजन पक रहा है। स्टरिंग, घुमाते हुए, चलाते हुए। स्टरिंग अवे एट समथिंग हॉट, किसी कोई जो गरम गरम चीज़ पक रही है उसको चलाते हुए, उसको पकाते हुए, उसको हिलाते हुए। और यहाँ पर एक रेफरेंस हो सकता है उन 3 विचेस का जो मैकबेथ में हैं, वो कुछ पका रही हैं, इंसान को पका रही हैं। इट स्मेल्स सो गुड व्हाट इट कैन बी, इट स्मेल्स सो गुड, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, व्हाट कैन इट बी,
ये क्या हो सकता है? तो यहाँ एक रेफरेंस ये बुक के लिए हो सकता है, क्योंकि बुक्स भी जब पुरानी होती हैं, जो भी होती हैं बुक्स में से खुशबू आती है। आप सूंघ कर देखिए, कागज़ में से एक अच्छी खुशबू आती है। तो इट स्मेल्स सो गुड, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वॉट कैन इट बी, ये क्या हो सकता है? गुड ग्रेशियस, हे भगवान, इट्स पेनिलोपी, ये तो पेनिलोपी है। पेनिलोपी यूलिसिस की वाइफ थी। अगर आपने ट्रोजन वॉर की कहानी सुनी है, ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला था। 10 साल तक वो युद्ध हुआ। उसके बाद ट्रॉय में आग लगा दी थी स्पार्टन्स ने। हेलेन की वजह से वो युद्ध हुआ था। पेरिस हेलेन को लेकर भाग आया था, और जो कि ट्रॉय का राजकुमार था। फिर स्पार्टन्स इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने ट्रॉय पर अटैक किया। और ट्रॉय एक ऐसा स्टेट था, या कहिए कि उस वक्त का एक देश था, जो चारों तरफ से बंद था, जिसके कि गेट्स, चारों तरफ उसके दीवार थी और एक गेट था। तो उन्होंने अपना गेट बंद कर दिया और स्पार्टन्स घुस नहीं पाए ट्रॉय में। तो इसलिए 10 साल तक स्पार्टन्स घेरा डाले पड़े रहे। उसके बाद आपने एक कहानी पढ़ी होगी, लकड़ी का घोड़ा बनाया उन्होंने, स्पार्टन्स ने वुडन हॉर्स बनाया, जो कि अंदर से खोखला था। उस खोखले के अंदर कुछ स्पार्टन सैनिक घुस गए और बाकी स्पार्टन सैनिक छिप गए दूर जाकर। तो जब कई दिनों तक कोई अटैक नहीं हुआ बाहर से, तो ट्रोजन्स ने सोचा कि स्पार्टन्स भाग गए हैं हार कर, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। उन्होंने गेट खोलकर देखा तो बाहर एक लकड़ी का घोड़ा खड़ा है। और बाकी चारों तरफ देखा तो उनको स्पार्टन्स दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि भाई भाग गए हैं, चलो ये घोड़ा रह गया है, इसको अंदर ले चलते हैं। कुछ बड़े बुजुर्गों ने मना भी किया कि भाई इसमें कोई धोखा हो सकता है, इसको मत लाओ अंदर। लेकिन बच्चे बड़े खुश थे एक तो उस लकड़ी के घोड़े को देखकर, और जो युवा थे वो भी खुश थे। तो वो ज़बरदस्ती खींचकर उस घोड़े को अंदर ले गए। खूब गाना बजाना हुआ, खूब उन लोगों ने रात को दारू पी, डांस किया आधी रात तक, और उसके बाद थक हार कर वो लोग सो गए। जब वो लोग सो गए तो जो स्पार्टन्स घोड़े के अंदर छिपे हुए थे वो निकल कर बाहर आए। उन्होंने जितने भी वहाँ पर मेल्स थे उनको सबको मार डाला, और फीमेल्स को वो अपने साथ ले गए, क्योंकि उनकी रानी को भी पेरिस उठा के लेके आया था ट्रॉय का राजकुमार, तो वो भी वहाँ से उनकी रानियों को ले गए, और हेलेन को अपने साथ ले गए और ट्रॉय में आग लगा दी। तो सारे स्पार्टन्स तो वापस चले गए थे, लेकिन एक बहुत महान योद्धा था उनका, बहुत ग्रेट वॉरियर था, जिसका नाम था यूलिसिस। वो वापस नहीं गया। वो यात्रा पर निकल पड़ा कि मैं तो भाई दुनिया घूम के तब आऊँगा। तो सारे लोग वापस पहुँच गए, लेकिन यूलिसिस वापस नहीं पहुँचा। अब ये जो यूलिसिस था उसकी ये पत्नी थी पेनिलोप। पेनिलोप इंतज़ार कर रही थी अपने पति के आने का, यूलिसिस के आने का। यूलिसिस तो नहीं आया। तो बाकी जो सैनिक थे, बाकी जो लोग थे, वो पेनिलोप के पास आते थे रोज़ाना कि भाई यूलिसिस तो वापस नहीं आया, अब तुम कब तक इंतज़ार करोगी, तुम हमसे शादी कर लो। तो पेनिलोप क्या करती थी कि वो सारा दिन एक जाल बुनती थी, और कहती थी कि अच्छा ये जाल मैं बुन रही हूँ, ये समाप्त हो जाए फिर मैं आपसे शादी करूँगी, और रात में उस जाल को उधेड़ देती थी। अगले दिन फिर लोग आते थे कि भाई अब तो शादी कर लो पेनिलोप। तो पेनिलोप फिर कहती थी कि भाई ये जाल पूरा हो जाए फिर मैं आपसे शादी करूँगी, और रात को फिर उधेड़ देती थी। तो ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। ना तो पेनिलोप का जाल ख़त्म हुआ और ना कोई उससे शादी कर पाया। तो जो पेनिलोप्स वेव एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म ना हो। खैर काफ़ी समय के बाद यूलिसिस वापस आया, फिर से वो पेनिलोप से मिला, तो वो और आगे कहानी चलती है। होमर ने एक एपिक लिखा है इलियड, और दूसरा जिसमें कि ट्रॉय की कहानी है, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रॉय का युद्ध हुआ था उस युद्ध की कहानी है इलियड में। और दूसरा एपिक लिखा है होमर ने ओडिसी, जिसमें कि यूलिसिस की कहानी है। तो जब आप बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे उसके बारे में। खैर अभी इस बात को यहीं छोड़ते हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हमारी। तो ये जो खुशबू आ रही है ये कौन सी किताब है? हे भगवान, ये तो पेनिलोप की कहानी है। इट्स पेनिलोप, ये तो पेनिलोप है। द यंगर वंस हैड बीट्रिक्स पॉटर विद मिस्टर टोड द डर्टी रॉटर
एंड स्क्विरल, नटकिन, पिगलिंग, ब्लैंड एंड मिसेस टिगी, विंकल एंड द यंग वंस, यानी जो छोटे बच्चे हैं, हैड रखते थे, यानी छोटे बच्चों के लिए होता था बीट्रिक्स पॉटर। ये बीट्रिक्स पॉटर एक ऑथर है, एक लेखक है जिसने छोटे बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। तो छोटे बच्चों के लिए कौन था? बीट्रिक्स पॉटर था। और विद मिस्टर टॉड द डर्टी रॉटर, और उसकी किताबों में एक कैरेक्टर था मिस्टर टॉड द डर्टी रॉटर। ये एक बड़ा गंदा कैरेक्टर था। फॉक्स था, एक लोमड़ी थी, मतलब लोमड़ा था जो भी मिस्टर, क्योंकि मेल कैरेक्टर है तो ये एक लोमड़ा था जो कि बहुत गंदा था, सड़ा हुआ था। तो वो एक कैरेक्टर है जो कि बीट्रिक्स पॉटर की किताबों में था छोटे बच्चों के लिए। फिर हैं मिसेस नो एंड स्क्विरल नटकिन, ये एक और कैरेक्टर है उन बच्चों की किताबों, क्योंकि बच्चों की किताबों में अक्सर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। तो एक गिलहरी है, स्क्विरल नटकिन नाम है उसका। पिगलिंग एक सूअर का बच्चा है, ब्लैंड नाम है, पिगलिंग ब्लैंड एंड मिसेस टिगी विंकल, ये भी एक जानवर कैरेक्टर है उसी किताब में। एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो हाउ कैसे द कैमल ऊंट को गॉट प्राप्त हुआ हिज हम्प, जो उसका कुबड़ है, ऊंट के ऊपर पीठ पे जो कुबड़ है वो उसको कैसे मिला, ये कहानियाँ होती थी। ये रुडयार्ड किपलिंग की एक कहानी है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये उस वक्त की कहानी है जबकि दुनिया शुरू हुई थी, सारे जानवर इंसान के लिए काम करने लगे थे सिवाय कैमल के। जो ऊंट था बड़ा आलसी था, तो एक बार एक जिन्न उससे नाराज़ हो जाता है और वो उसकी पीठ पे कुबड़ बना देता है। तो ये कहानी है रुडयार्ड किपलिंग की। और ये दूसरी भी कहानी है, हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प, यानी जो बंदर है उसका जो पीछे का भाग है वो कहाँ कैसे गायब हो गया। ह्यूमन बींग्स का यानी रम्प वो जगह है जहाँ पर आपकी बैक और आपकी लेग्स मिलती हैं, तो थोड़ा ह्यूमंस का वो पार्ट थोड़ा फ्लैशी होता है, तो जबकि मंकीज़ का नहीं होता। अब क्योंकि मंकीज़ और ह्यूमंस दोनों ही होमो सैपियंस फैमिली के हैं, तो ये कहानी है कि मंकी का रम्प कहाँ गायब हो गया, हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प। एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माई सोल देयर्स मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल, और ये कहानियाँ हैं मिस्टर टोड की कहानी है। टोड एक जानवर है जो कि मेंढक जैसा होता है, रैट चूहा है, मिस्टर मोल है। तो ये सारे जानवर हैं जिनकी कहानियाँ हैं। ब्लेस माई सोल ये भी एक तरीके से एक्सक्लेमेशन है कि हे भगवान, कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते थे, कैसी कैसी कहानियाँ होती थीं जानवरों की, कि एक मिस्टर टोड हैं, एक मिस्टर रैट हैं, यानी मिस्टर मेढक हैं, मिस्टर चूहा है, और ये मिस्टर मोल, मोल के वो होती है छछूंदर को बोलते हैं, तो ये एक मिस्टर मोल हैं, मिस्टर छछूंदर हैं। ओह बुक्स, व्हाट बुक्स दे यूज टू नो, अरे कैसी कैसी किताबें होती थीं। बुक्स व्हाट बुक्स, कैसी कैसी किताबें, दे यूज टू नो, उनके बारे में वो जानते थे। बच्चे, जो पुराने ज़माने के बच्चे कैसी कैसी किताबों का ज्ञान रखते थे। दो चिल्ड्रन, वो बच्चे, लिविंग लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले हुआ करते थे, गुजरे ज़माने में हुआ करते थे, उनको किताबों की कैसा ज्ञान हुआ करता था। सो प्लीज़, इसलिए प्लीज़, कृपया, ओ प्लीज़, अरे कृपया, वी बैग, बैग मीन्स प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं। वी प्रे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एक काम कीजिए, गो, जाइए, थ्रो, फेंक दीजिए, योर टीवी सेट अवे, दूर जाके फेंक दीजिए अपने टीवी सेट को। इतनी हमारी गुजारिश है आपसे, इतनी हमारी प्रार्थना है, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने टीवी सेट को ले जाकर कहीं दूर फेंक दीजिए। एंड और इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, यू कैन इंस्टॉल, आप लगा सकते हैं, आप लाकर रख सकते हैं, अ लवली बुक शेल्फ, एक प्यारी सी किताबों की अलमारी, ऑन द वॉल, दीवार पर। देन फिल, और फिर भर सकते हैं, द शेल्व्स, उन अलमारियों को, विद लॉट्स ऑफ बुक्स, ढेर सारी किताबों से। इग्नोरिंग, इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, अनदेखा करते हुए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे
जब आप टीवी सेट को उठाकर फेंकेंगे और उसकी जगह पर किताबों की अलमारी रखेंगे और उसमें लाकर किताबें भरेंगे, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या सहने को मिलेगा, वो सब आपको इग्नोर करना है, उसको सबको अनदेखा करना है। तो क्या क्या मिलेगा देखिए, तो इग्नोरिंग, अनदेखा करते हुए, ऑल द डर्टी लुक्स, ऑल सारे, द डर्टी गंदे लुक्स यानी नज़रें। बच्चों को कितना बुरा लगेगा जब उनका टीवी सेट उठाकर आप फेंक देंगे, भैया कार्टून कहाँ देखेंगे वो। अब तो और भी नया मुसीबत आ गई है, ये तो इन्होंने बहुत पहले लिखा था पोइम को, जब तक ये मोबाइल नहीं था, मोबाइल लैपटॉप नहीं था। अब तो पबजी और फ्री फायर गेम ने और मुसीबत कर रखी है। अगर उस वक्त होता जिस वक्त ये पोइम लिखी है ना रोअल्ड डेल ने, तो शायद वो अपनी पोइम टीवी सेट पर नहीं लिखता, वो अपनी पोइम लिखता मोबाइल पर, कि भाई अपने घर से ये मोबाइल और लैपटॉप को उठाकर फेंक दीजिए। फिर एक बड़ी समस्या आती कि इस लॉकडाउन में क्लासेस कैसे होती हैं बच्चों की। खैर, हम वापस यहीं लौट कर आते हैं। इग्नोरिंग, अनदेखा करते हुए, ऑल द डर्टी लुक्स, वो सारी गंदी नज़रें, बच्चों की गंदी नज़रें होंगी, बच्चे कितने गुस्से में देखेंगे। और द स्क्रीम्स, स्क्रीम्स माने चीखें, येल्स भी चीखें ही होती हैं। तो जो आपके बच्चों की चीखें चिल्लाहटें होंगी उनको अनदेखा कीजिए। द बाइट्स, काटेंगे बच्चे गुस्से में। एंड किक्स, लाते मारेंगे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हिटिंग यू, आपको मारेंगे विद स्टिक्स, छड़ियों से। कभी कभी बच्चे अपनी सीमा रेखा पार कर देते हैं और अपने माँ बाप को ही मारने लग जाते हैं। तो आपके बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे तो भाई उनकी माफ़ भी हो जाती हैं गलतियाँ, तो वो छड़ी लेकर आपको मारेंगे। तो इस चीज़ को आपको सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, अनदेखा करना है, आपको रुकना नहीं है, फेंक देना है टीवी को। फियर नॉट, डरना मत। ये सारी चीज़ें सहने को मिलें आपको, बच्चे आपको चिल्लाएं, चीखें, काट खाएं, मारें, तो भी आपको क्या करना है, फियर नॉट, डरना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, वी प्रॉमिस यू, हमारा आपसे वादा है, दैट, कि, इन अबाउट अ वीक और टू, अबाउट लगभग, लगभग 1 या 2 सप्ताह में, ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, हैविंग नथिंग एल्स यानी कुछ नहीं होगा टू डू, करने के लिए। अब बच्चों के पास टीवी आपने उठाकर फेंक दिया, 1-2 सप्ताह में जब उनके पास करने को कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, दे विल नाउ बिगिन टू फील, यानी वो महसूस करने लगेंगे, द नीड, ज़रूरत, ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड, कोई चीज़ हो उनके पास पढ़ने के लिए। अब वो 1-2 हफ्ते जब टीवी नहीं होगा तो वो उनको महसूस होगा कि भाई कुछ पढ़ने को ही मिल जाए। एंड वंस दे स्टार्ट, और एक बार जो शुरुआत हो गई पढ़ाई की, ओ बॉय, अरे बेटा, यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय, यू वॉच, आप देखेंगे, द स्लोली, धीरे धीरे, ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, जॉय, खुशी, आनंद, दैट फिल्स, जो भर देगा, देयर हार्ट्स, उनके दिलों को, यानी पढ़ने में जो आनंद आएगा, जो खुशी मिलेगी, वो उनके दिलों को भर देगी। दे विल ग्रो सो कीन, कीन माने होता है उत्सुक, वो इतने उत्सुक हो जाएंगे, दे विल वंडर व्हाट दे हैड एवर सीन इन दैट रिडिकुलस मशीन, दे विल वंडर, वो आश्चर्य करेंगे, व्हाट दे हैड एवर सीन, कि उन्होंने क्या देखा था, इन दैट रिडिकुलस मशीन, उस रिडिकुलस बेकार सी मशीन में, यानी वो खुद पछताएंगे इस बात पर कि उन्होंने उस बेकार सी मशीन, उस टेलीविज़न में, रिडिकुलस मशीन बोला उसको, टेलीविज़न को, क्या देखा था, क्यों समय बर्बाद किया था। दैट नॉसिटिंग फाउल अनक्लीन, दैट नॉसिटिंग जिसको देखकर उबकाई आ जाए, फाउल गंदा, अनक्लीन जो साफ नहीं है। रिपल्सिव टेलीविज़न स्क्रीन, रिपल्सिव अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है, जो अट्रैक्टिव होता है वो आपको अपनी ऊपर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, और रिपल्सिव वो होता है जो आपको अपने से दूर भगाता है, इतना बेकार होता है, तो रिपल्सिव
अनाकर्षक, बेकार। टेलीविज़न स्क्रीन, उस टेलीविज़न क्या, पर्दा। एंड लेटर, और बाद में, ईच एंड एवरी किड, हर एक बच्चा, विल लव यू, आपको प्यार करेगा, मोर, और ज़्यादा, फॉर वॉट यू डिड, उसके लिए जो आपने किया है। यानी कि अभी तो जब आप टीवी सेट को फेंकेंगे तो बच्चे लड़ेंगे और गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, रोएंगे, मारेंगे, पीटेंगे आपको, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो किताबों को पढ़ेंगे, किताबों का आनंद लेना शुरू करेंगे, तो वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको ज़्यादा प्यार करेंगे कि आपने उनकी खातिर ऐसा किया। चलिए अब बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त और क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त ये बताना होगा कि यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं पोइट ने। तो अगर हम बात करें स्टेंजास, तो इस पोएम में नहीं है, क्योंकि पोएट एक आइडिया को कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। क्योंकि हमने जब पढ़ाया था तो हमने अपने हिसाब से मार्किंग कर ली थी, जैसे एक बात कहीं ख़त्म हुई, यहाँ एट ऑल पर एक बात ख़त्म हो गई, यहाँ फ्लोर पर एक बात ख़त्म हो गई, तो हमने इस तरीके से मार्क कर लिया था, लेकिन इसमें स्टेंजास नहीं है। तो अगर आप राइम स्कीम की बात करेंगे तो आप इसको ए बी बी सी सी ये कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ए इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 लाइन आती हैं एक्सप्लेन करने के लिए तो आप ए मार्क करेंगे, और अगर 4 आती हैं तो ए बी बी मार्क करेंगे, अगर 6 लाइन्स आती हैं तो ए बी बी सी सी इस तरीके से मार्क करेंगे। पोएम में स्टेंजास का ना होना एक कंटिन्यूटी दिखाता है। पोइट रुक नहीं रहा है किसी भी बात के लिए, आपकी सुनने के लिए। एक टाइप ऑफ पोइट्री होता है, एक पोएम का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एक तरीके से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। मोनोलॉग में क्या है कि एक व्यक्ति बोलता चला जाता है, दूसरे की बात भी वो खुद ही बोल रहा है। जैसे कि इस पोएम में भी पेरेंट्स की बात वो खुद ही बोल रहा है कि पेरेंट्स लोग, आप पूछोगे कि भाई हम अगर टीवी को हटा दें तो हम उसकी जगह क्या लगाएं, बच्चों का एंटरटेनमेंट कैसे करें, तो जो पेरेंट्स बात कहने वाले हैं उस बात को भी वो खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको आप नाम दे सकते हैं कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इज़, नेवर, 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 देखिए रिपीटेशन है एक वर्ड की, और जहाँ एक वर्ड की इस तरीके से रिपीटेशन होती है तो हम उसको फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है उसको आप देंगे नाम एनाफोरा। इसके बाद हमने यहाँ पहले भी बात की थी जब पढ़ रहे थे कि देयर आईज पॉप आउट और अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर, ये हाइपरबल है, यानी एग्जेजरेशन किया है पोइट ने, बढ़ा चढ़ा कर बात को किया है। तो जहाँ इस तरीके का एग्जेजरेशन होता है वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबल। अंटिल दे आर, फिर से रिपीटेशन है और ये फिर से फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा है। हिज ब्रेन बिकम्स, ये एलिटरेशन है, साउंड रिपीट हो रही है, बी बी। और ये देखिए कि फेरीलैंड पर है एक्सक्लेमेशन मार्क, चीज़ पर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फ्रीज पर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, सीज पर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। इतना ज़्यादा यूज़ किया है उसने एक्सक्लेमेशन मार्क का, तो ये क्या शो करता है, उसका आश्चर्य, वो एक अपनी फीलिंग को एम्फेसाइज करना चाहता है। और इस स्टेंजा में तो हालांकि स्टेंजाज नहीं उसने डिमार्केट किए, लेकिन यहाँ पर 9 लाइन्स ऐसी हैं जो कैपिटल्स में लिखी हुई हैं। और वो कैपिटल्स में क्यों है, क्योंकि पोइट अपनी बात को, अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, अपने कंसेप्ट्स को एम्फेसाइज करना चाह रहा है। तो यहाँ पर एम्फेसिस है और इसीलिए यूज़ हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी। फिर से आगे देखिए, रीड 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 रीड, कितनी बार रीड उसने रिपीट किया है। और ये फिर से एनाफोरा का यूज़ है, फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। इसके बाद ये देखिए पोइट ने यूज़ किया बुक्स गैलोर। गैलोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए और इस पर एम्फेसाइज करने के लिए और एबंडेंस दिखाने के लिए बुक्स की उसने किस तरीके से देखिए वर्ड यूज़ किए, क्लटर्ड अप। क्लटर्ड अप मीन्स ढेर लगा हुआ। क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर एंड इन द बेडरूम, बेडरूम में जहाँ के सोने के लिए बिस्तर होने चाहिए, पिलो होने चाहिए, गद्दे होने चाहिए, मैट्रेसेस होने चाहिए, चादरें ओढ़ने के लिए होनी चाहिए,
वहाँ पर उनकी जगह पर क्या है, किताबें बिखरी पड़ी हैं, बेडरूम में, बाय द बेड, बिस्तर पर सारे में किताबें बिखरी पड़ी हैं। तो ये एबंडेंस दिखाने के लिए बुक्स की, कि घर में जहाँ भी जाइए किताबें हैं, बिखरी पड़ी हैं। तो ये स्पेशल वोकेबलरी पोइट ने यूज़ की है एम्फेसाइज करने के लिए और एबंडेंस दिखाने के लिए बुक्स की। पेनीलोप, इसकी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। ये एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस है और ये माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी अपने आप में लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। देन ये चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग एगो, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सो प्लीज, ओ प्लीज, वी बैग, वी प्रे, ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। लास्ट में ये देखिए कि पोइट ने टेलीविज़न के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं। रिडिकुलस मशीन, दैट नॉसिटिंग, फाउल, अनक्लीन। तो ये हार्श लैंग्वेज यूज़ की है उसने। जब हम किसी चीज़ को कंडेम करते हैं, जब किसी चीज़ के प्रति हम अपनी नफ़रत दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके की हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पोइट टेलीविज़न के प्रति अपनी नफ़रत दिखाने के लिए इतनी हार्श लैंग्वेज उसने यूज़ की है। इतने और भी इसके अलावा आप लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढ सकते हैं इसमें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली पोएम अगले वीडियो में।